वेलकम। अब हम क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर पे हैं और अभी तक आप क्या देखे थे। जो पहला चैप्टर था वो मोस्टली फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के लिए था, लेकिन अब जो चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा एक चीज़ चेंज लाया है। मैं क्या चाहता हूँ, जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं, आप में से बच्चे जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ पे सेंड करें, डाउट पूछे। वहाँ पे डाउट को क्लियर करने का बहुत सारा मेथड्स है, वीडियो सॉल्यूशन करके, वॉइस से लेके, टेक्स्ट से लेके, बहुत सारा चीज़ है। इमेज बहुत क्विकली क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसलिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में वो नंबर होगा, आप वहाँ पे जो भी सिंसियरली पढ़ना चाहे आप उसमें भेज सकते हैं। दूसरा क्या होगा, हर रोज़ अब 9 बजे एक लेक्चर ओपन होगा, तो आप लोग अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लो। ठीक है, कि 9 o'clock हमें बैठ जाना, 9 से इवनिंग जब भी, और हमें ये 1 घंटे का लेक्चर या 40 या 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का जो भी लेक्चर है कंप्लीट करना है, उसके टास्क को कंप्लीट करना है। और हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स ऐसे मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत टाइप वाइज एक्सरसाइज है। जैसे अभी आप मेजरमेंट पढ़ेंगे, 3-4 टॉपिक है, जैसे यूनिट से रिलेटेड, तो यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह पे रख दिया गया है आपके लिए, जो सिंपल भी है, कुछ हार्ड भी है। एक दिन में आप आराम से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यदि अच्छे से पढ़े तो। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम एक्सपर्ट सेक्शन है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मेंस के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप अभी एडवांस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसका कारण है, ठीक है, एक क्वेश्चन जब मैं उठाऊंगा ये टॉपिक एंड होने के बाद, ये चैप्टर एंड होने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि एडवांस का क्वेश्चन अभी क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। तो अभी सपोज करो कि कोई एडवांस में क्वेश्चन है, एरर या इससे रिलेटेड है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड उसका क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट है टॉर्क का, उसमें इन्वॉल्वमेंट है एसएचएम का, उसमें इन्वॉल्वमेंट है यदि सपोज करो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आप वो टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब हम मल्टी टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नीट और मेंस वाले ये उनके लिए एक तरह से सबसे बेहतरीन ये मटेरियल हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी एडिशनल टॉपिक होगा मैं अलग से पढ़ा दूंगा। हाँ, उसके साथ साथ एक स्टडी मटेरियल भी तैयार किया जा रहा है, जैसे जो व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, कि जिसमें एनसीईआरटी के जो भी पढ़ा उसको उसका कंक्लूजन रहेगा, और कुछ चीज़ें एडिशनल रहेगा जो जो हमें लगता है कि और उसमें एडिशन होना चाहिए था, कम दिया गया है। तो इस तरह का एक पूरा पीडीएफ बना दिया गया है जिसमें एडिशनल स्टडी मटेरियल है, जो भी मतलब एनसीईआरटी में और चाहिए, जिसे हम डीप डाइव सेक्शन नाम दिए हैं, वो सबका ये पार्ट है। यहाँ से मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा। ये सभी जो व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे ग्रुप पे, उनके लिए होगा। क्लियर? ठीक है, तो आज से अब पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना है। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा जब भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें सबसे शुरुआत में ये देखना चाहिए, जैसे जो चैप्टर 2 है हमारा, जो चैप्टर 2 है उसमें पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले टॉपिक समझ में आना चाहिए, मतलब एक तरह से जैसे इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसका इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा। जैसे मंजिल यदि क्लियर रहता है कि हमें ये करना है तो रास्ते में मज़ा आता है, रास्ता कवर करने में मज़ा आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक पर जानना है कि इसमें एक्चुअली में क्या पढ़ना है। तो जैसे मेजरमेंट, कोई कहता है मेजरमेंट, हम इसमें मेजर, तो मेजरमेंट का क्या मतलब होता है। यदि हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में पूछे आपसे कि मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, तो क्या आप कहोगे? कंपैरिजन। ठीक है, एक्चुअली में हम यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कुछ दो या मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर करने जा रहे हैं। लेकिन कंपेयर का मतलब ये नहीं होगा कि कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई भारी है, कोई ज़्यादा भारी, हल्का है। ऐसा करके सिर्फ इतना कंपैरिजन से फिजिक्स में काम नहीं चलता। जैसे मैं कहूँ कि ये लकीर और इस लकीर में, ये लकीर लंबा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, लेट से मैं L1 कह दूँ, इसको L2 कह दूँ, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, ये हमें पता है, कंपैरिजन कर दिया। हाँ, ये भी एक मेजरमेंट है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कितना अमाउंट से ये
ये लेंथ बड़ा है वो चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि इसका 2 गुना है, जैसे L2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ L1 है, अब करेक्टनेस आया, ठीक है, थोड़ा सा आप और प्रिसाइज हुए। दूसरा, लेकिन अब L1 देंगे तो L2 डिसाइड होगा। L1 क्या देंगे, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 10 मीटर लेंथ, यदि मैं 10 मीटर यहाँ पे कोई चीज़ लेंथ लिखता हूँ L1 को, तो समझना क्या चीज़ हुआ। 10 एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, इसको आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड भी इसको नाम दे सकते हो कि ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। ऐसा भी नाम दे सकते हो कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे जो मीटर है वो क्या है, एक यूनिट है। तो इसका मतलब मेजरमेंट में हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को, कंपेरिजन में एग्जैक्ट कंपेयर करेंगे कि वो कितना है। तो आप सोचो 10 मीटर, तो ये 1 मीटर का 10 गुना है। तो एक्चुअल में 1 मीटर क्या है, एक्चुअल में 1 मीटर क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है, यही मीटर एक यूनिट है, ठीक है। तो एक पहला चीज आपको पता चला, मेजरमेंट में हम कंपैरिजन करेंगे, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और किसी स्टैंडर्ड चीजों से कंपेयर करेंगे। जैसे अब यदि 1 मीटर की मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 मीटर पहले से प्रिसाइज एक चीज मेजरमेंट दे दिया गया होगा, है नहीं है। और होगा क्या, ये 1 मीटर थ्रू आउट इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होगा। यदि सपोज करो, जैसे पहले होता था, जो किंग लोग होते थे, तनासा लोग कहते थे, वो कहते थे 1 मीटर का मतलब मेरा जो हाथ यहाँ से यहाँ तक है इसको 1 मीटर मान लो। अब सपोज करो कोई राजा नाटा है तो क्या होगा, उसने 10 मीटर कपड़ा यहाँ दिया, जो दूसरे देश का राजा जिसका हाथ लंबा था वहाँ ले 8 मीटर ही मिला, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा ना, अगले दिन चढ़ाई हो जाएगी। तो इसलिए ये 1 मीटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार से दिया गया होगा कि एक खास लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उसका एक स्टैंडर्ड अभी आप पढ़ोगे टॉपिक में, इसी को मैं 1 मीटर कहूँगा। अब ये चीज़ कहना आसान हो जाएगा, अच्छा 10 मीटर मतलब इसी लेंथ का 10 टाइम्स, बट ये मीटर 1 मीटर किसे कहेंगे, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब जाके हम 10 मीटर का मीनिंग समझ पाएंगे। तो उसी तरह से 1 kg क्या है जब जान जाएंगे तो हमें 10 kg का मतलब पता चलेगा, समझ में है। 1 सेकेंड का यदि हमें मोमेंट, वो डिफरेंस वो पता है, तो हमें 10 सेकेंड और 1 घंटे का मीनिंग पता चलेगा। क्लियर हो गया। तो यूनिट्स क्या है और मेजरमेंट्स क्या है, वो चीज़ हम इस पूरे पार्ट में देखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो टॉपिक मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसा मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसका कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। और अब से हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी हर रोज कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहेंगे, आपको SW भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला 2.1 में इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक्स। मेजरमेंट क्या इन्वॉल्व होता है, कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। अब यहाँ पे एक एक वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, और उस कंपेरिजन में क्या कर रहे हैं, विथ सर्टेन बेसिक, जिस बेसिक एक कुछ, जैसे मैंने कहा कि 10 मीटर जो है वो कंपैरिजन है कि ये 1 मीटर का हमने 10 टाइम्स कर दिया है, तब जाके हमें क्या मिला है, 10 मीटर मिला है। तो ये हो गया वो सर्टेन बेसिक, ठीक है। जो लेंथ के केस में, लेंथ यदि फिजिकल क्वांटिटी है तो मास होगा तो 1 kg होगा, टाइम होगा तो 1 सेकेंड होगा, उसको हम देखेंगे। तो इस बेसिक के साथ में हम क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आर्बिट्ररली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अब यहाँ पे आर्बिट्ररली चूजन क्यों कहा गया है, ठीक है। जैसे हम अपना यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा होता है। जैसे यूएस में आप जाओगे तो माइल्स में ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे मीटर में होता है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल ऐसा यूनिट बना दिया गया है कि हर जगह वर्ल्ड में अब यही चलेगा, अदरवाइज थोड़ा डिफरेंस की वजह से कन्फ्यूजन आ सकता था, ठीक है। तो आर्बिट्रली भी हम चूज कर सकते हैं उसे,
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो इसका मतलब मेजरमेंट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे, एक बेसिक यूनिट से। वो बेसिक यूनिट कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम यूनिट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इसको वो नोट भी करना चाहिए। द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कोई भी कंपैरिजन, जैसे मैं लेंथ का ही कंपैरिजन कर रहा था, तो वहाँ पे जो भी लेंथ का जो रिजल्ट होगा उसको एक नंबर से हम डिसाइड करेंगे। जैसे हमने 10 लिख दिया तो एक कोई ना कोई एक नंबर रहेगा, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर न्यूमेरिकल मेजर accompanied by a यूनिट, जैसे मीटर। तो कोई भी मेजरमेंट होगा तो एक नंबर दिया रहेगा और एक यूनिट दिया रहेगा। तो इसलिए इन जनरल मैं इसको लिख रहा हूं एक n और एक यहां पे लिख रहा हूं u। n हो गया वो नंबर और u हो गया वो स्टैंडर्ड, वो यूनिट। ओके, तो सारे मेजरमेंट ऐसे ही एक्सप्रेस्ड होंगे, वो भी क्लियर हो गया। गॉट इट। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, जो फिजिकल क्वांटिटी है बहुत, आप सोचो यहाँ पे मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने मास भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, करंट भी बता दिया, वोल्टेज भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया, टेम्परेचर है, मतलब अनगिनत बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो हर का यूनिट बताना कितना मुश्किल है, आप सोचो। समझ में, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप सोचो इतने लाखों हजारों करोड़ों जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, सबका एक एक यूनिट बनाना कितना मुश्किल होगा। तो क्या होगा उसके लिए, वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। हमेशा पढ़ते समय एक क्यूरियोसिटी जनरेट होना चाहिए। अच्छा ये कहा तो क्यों कहा, ये यदि स्टेटमेंट बोला कि अच्छा वेरी लार्ज है, तो आगे भी बताया वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर। कहा कि ऐसे तो फिजिकल बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, यदि फिजिकल क्वांटिटीज को आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत है, बट एक दूसरे से वो रिलेटेड भी है। अब एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी देखोगे तो एक्चुअली में ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एग्जैक्ट बात करें तो हम इस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यदि वेलोसिटी है तो। ये बहुत ज़्यादा मैटर तब करेगा जब हम काइनेमेटिक्स में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके कारण। अब चलो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक लेंथ है, और लेंथ के लिए हमने कह दिया है कि तुम मीटर में उसे उसका यूनिट को मीटर कह सकते हो, और टाइम जो है उसे सेकेंड में कह सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड एक्चुअली वेलोसिटी का यूनिट हो गया। अब क्या हुआ, हमें सिर्फ दो चीज यदि हमने डिफाइन कर रखा है तो वेलोसिटी एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है, वो ऑटोमेटिक इन दोनों चीज से, लेंथ और टाइम से रिलेटेड था, तो उसका एक्सप्रेशन हो गया। तो इसका मतलब हमें उस बेसिक यूनिट को पकड़ना पड़ेगा जिस पे सारा चीज क्या है, रिलेटेड है। उन बेसिक चीज़ों को यदि पकड़ लिया, उनके यदि यूनिट डिफाइन कर दिए, तो क्या हो जाएगा, हम आराम से बाकी सब चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो वही चीज़ की यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, यद्यपि कि ये बहुत लार्ज, इतना हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, वी नीड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटी सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर। गॉट इट। अब आया द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। मतलब जिन वो, जैसे टाइम और जो डिस्टेंस है और जो टाइम है या डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, वो एक बेसिक यूनिट हो गया वेलोसिटी के लिए। तो उसी तरह से जो फंडामेंटल है, बेस यूनिट है, उसे हम फंडामेंटल या बेस यूनिट कहेंगे, और उसके नंबर बहुत कम होंगे और एक्चुअली 7 ही है। कितनी अच्छी बात है, लाखों बाकी फिजिकल क्वांटिटी है,
बस 7 से इंटर रिलेटेड है। यदि वो 7 के बारे में हम अच्छे से पढ़ लें तो सोचो क्या होगा। मतलब पूरे फिजिक्स में भी यदि वो 7 क्वांटिटी कहाँ कहाँ यूज हुआ है, क्या है उससे रिलेटेड, कौन कौन से क्वांटिटी और डिराइव किए जा सकते हैं, सिर्फ वो 7 को ध्यान में रख लोगे तो पूरा फिजिक्स में उसके अलावा कुछ पैरामीटर ही नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड पैरामीटर्स जो भी आएगा, उसी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो इन 7 पैरामीटर को समझना, जानना, उसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मेमोराइज करके रट कर रखना है, बस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, तो फंडामेंटल बेस यूनिट क्या हो गया, कौन से यूनिट हो गए, वो बेस यूनिट हो गए कि जो सबसे फंडामेंटल है और जिससे सारे डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, एक्सप्रेस किए जाएंगे। ठीक है, The unit of all other physical quantity can be expressed as combination of these units। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को इन्हीं के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जैसा मैंने वेलोसिटी के एग्जांपल से बताया। Such units obtained for the derived quantity are called derived unit। ऐसे को derived unit कहेंगे। जैसे अभी वेलोसिटी जो हमने आपको बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी कौन से हो गए, फंडामेंटल हो गए, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। गॉट इट, ये बेस यूनिट हो गए दोनों। ठीक, तो वैसे यूनिट्स को हम देखेंगे। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब दोनों को हम एक साथ क्या कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं। मतलब अभी तक का कंपैरिजन, मतलब कि कंक्लूजन बहुत सिंपल आया कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा वो दो तरह के होंगे, एक बेस यूनिट होगा और एक डिराइव्ड यूनिट होगा। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करेंगे, वो बेस पे डिपेंड करेंगे। ये डिराइव्ड यूनिट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ये जरूरी है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो आईआईटी के मेंस के या नीट के और एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आपके डिफिनीशन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे वो ऐसा कह देगा, वो बिल्कुल कुछ अलग ही तरीके से कह देगा उस चीज़ को। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसमें से मास को फंडामेंटल यदि मैं कहता हूँ, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल नहीं कहता हूँ, और वेलोसिटी को फंडामेंटल कहता हूँ और टाइम को फंडामेंटल कहता हूँ, और कहूँ कि फोर्स को एक्सप्रेस करो, तो आप क्या कर सकते हो, मास इनटू ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फोर्स का क्या होगा, एक तरह से डिराइव फॉर्मेट में ये फंडामेंटल के टर्म्स में होगा। लेकिन यदि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है तो वेलोसिटी को और एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मास और टाइम फंडामेंटल है, लेंथ को फंडामेंटल माना गया है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो लेंथ को फंडामेंटल मानेंगे तो वेलोसिटी को फिर से लेंथ अपॉन टाइम टाइप का चीज रखना पड़ेगा। तो अब लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, और यहाँ पे ऊपर मास है, उस टर्म्स में फोर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। गॉट इट, ये सब चीज़ और भी अभी कई बार ये सब डिस्कशन में आएगा। मेरे कहने का मतलब आपको पता चल गया कि फंडामेंटल जो होगा वो आर्बिट्ररी होता है, बट अब हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया है कि इसी चीज़ को फंडामेंटल कह सकते हैं। बट आप पे डिपेंड कर रहा है, आप मान सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन वैसा फ्रेम किया जा सकता है कि इसको फंडामेंटल मानो और इसको एक्सप्रेस करो। गॉट इट, ठीक है, इसके लिए हमने बता दिया। तो अब इसीलिए हमारा दूसरा टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, ठीक है, तो देखो, इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वे आर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट, सभी अलग अलग कर रहे थे। 3 सच सिस्टम जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था वो CGS हो गया, FPS हो गया और MKS हो गया, क्योंकि मोस्टली हम मैकेनिक्स के आसपास इर्द गिर्द शुरुआत में थे। ठीक है, बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और ये सारा चीज़ मॉडर्न फेज में आया है। तो मोस्टली ये जो है CGS और ये सब सारा चीज़ जो है वो मेनली मास, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं लेंथ, आप इसमें ध्यान रखेंगे, लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं 3 फिजिकल क्वांटिटी को लेते हुए बाकी सारा चीज़ ऐसे बनाया गया। ठीक है, मास, लेंथ, मास और टाइम। तो द बेस यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। उसका बेस यूनिट ऐसे था, जैसे CGS सिस्टम में जो लेंथ था उसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं, मास जो था उसे हम ग्राम में लिखते हैं और टाइम जो है उसको हम सेकेंड में लिखते हैं। लेकिन FPS सिस्टम में
जो लेंथ है उसको फुट में लिखते हैं, अभी भी चलता है, इतना फुट इतना फुट इतना स्क्वायर फुट में ये सब चीज़ बिकता है, ठीक है। जो मास होगा वो पाउंड में होता है, जैसे आप केक खरीदने जाते हो तो पाउंड में मिलता है, 2 पाउंड 1 पाउंड 3 पाउंड का दे दो, ठीक है। और उसी तरह से आपके पास एपीएस चूँकि ब्रिटिश सिस्टम है और ये ब्रिटिश लोग ही बर्थडे पे केक काटने का फैसिलिटी अपने इंडिया में लाए हैं, ठीक है। अपने यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं था, बर्थडे हम अलग तरीके से मनाते हैं, ठीक है। अभी अलग तरह से मनाया करिए, ज़रूरी नहीं कि हम एक्सेप्ट कर ले दूसरे का, ठीक है, केक काट के, लेकिन मन करे तो केक भी काट सकते हैं, डजेंट मैटर है। और टाइम जो है वो सेकेंड में है, ओके, ठीक है। उसके बाद MKS यूनिट है, मतलब एक और फेमस है जिसमें लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है और मास को किलोग्राम में किया जाता है और टाइम को सेकेंड में किया जाता है, ठीक है। ये MKS यूनिट है। तो ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है जो जिसमें जिस फॉर्मेट में चीज़ों को मेजर किया जा रहा है वो चीज़ आपके पास यहाँ पे आया। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली क्या चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है और हम क्या चीज़ को हमेशा हर न्यूमेरिकल इन सब चीज़ों में फॉलो करेंगे, ठीक है। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, मतलब ये फ्रेंच भाषा है, इसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ऐसा यूनिट आप कहोगे, ठीक है। With standard scheme of symbol unit and abbreviation was developed and recommended by General Conference of Weight and Measurement 1971 में ये चीज़ सब लोग बैठ के जर्मनी में और ये चीज़ बता दिए थे कि बस इसी चीज़ को फॉलो करो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो सारे साइंटिस्ट एक दूसरे में कन्फ्यूजन में रह जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क, जो भी वर्क ये सब करना है उसमें यही यूनिट यूज करो, बिकॉज ऐसा यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम। ध्यान रखना ऐसा यूनिट जो है वो डेसिमल सिस्टम यूज करता है। तो आपके मन में आया होगा ये क्यों बोल रहा है ऐसा। डेसिमल सिस्टम में आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं, सिर्फ ये 10 डिफरेंट सिंबल है हमारे डेसिमल सिस्टम में, और जितने भी नंबर पॉसिबल है वो इन्हीं सिंबल को लेते हुए हम लिखते हैं। किसी भी नेक्स्ट 11 सिंबल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है। जैसे आप 10 लिखने जा रहे थे तो 1 और 0 आपने ऐसे लिखा, इन 2 सिंबल को यूज किया। यदि आप 26 लिखना चाहे तो 2 और 6 इसी से। यदि आप 2463 लिखना चाहे तो इन्हीं सब सिंबल को यूज करके हम लिखते हैं। इसमें सिर्फ 8 सिंबल्स हैं, ठीक है। इसको हम डेसिमल सिंबल कहते हैं। जैसे कंप्यूटर डेसिमल सिस्टम को नहीं समझता, ये बाइनरी को समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो आपको लगता होगा कि ये जैसे 0 मुझे बताना है तो 2 0 दे दीजिए, वो समझ जाएगा कि तुम 0 कह रहे हो। उसे 1 बताना है, 0 1 कह दो तो समझ जाएगा कि 1 आप कह रहे हो। 1 0 तो ये 2 समझ लेगा, 1 1 तो ये 3 समझ लेगा। मतलब ये सिंबल उसे दीजिए वो समझ जाएगा। उसे 0 1 के अलावा दूसरा सिंबल समझ में नहीं आता। तो इसको बाइनरी सिस्टम हम कहना शुरू करते हैं। बाइनरी मतलब 2, डेसिमल मतलब 10, उसमें 10 सिंबल थे, तो इसको हम बाइनरी सिस्टम कहना शुरू कर देते हैं, जिसमें बाइनरी में क्या होगा, सिर्फ 2 सिंबल होंगे। अब आपको लगता होगा 4 कैसे रखेंगे सर, 4 कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए अब आगे कई सारा वो फॉर्मेट लाया गया है कि 0 0 0 ऐसा 3 उसमें लिखना शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 4 ऐसे आना शुरू हो जाएगा, 1 0 1 5 1 0 1 1 0 1 1 1 ऐसे करके ये 3 तक हो गया था। 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ज़्यादा रखना है तो 4 ऐसे करके उसको समझाना शुरू कर दीजिए। ये बाइनरी सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। गुरु की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आप किताब में हर चीज़ है, सब चीज़ पढ़ सकते हो। मैं यहाँ जो बीच में बताता हूँ वो यही सब चीज़ बताना है। तो लाइन बाय लाइन में बहुत सारी चीज़ छुपा रहता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि बस ये तो बस NCERT बुक है इसमें क्या करें, इसमें बहुत सारी चीज़ छुपा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, कोई क्वेश्चन इसके बाहर आता ही नहीं, इसी के अंदर में आता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट्स जो हो गया, यूज डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट, उसके बीच में कन्वर्जन बहुत आसान होता है। बी, सेल्फ फॉलो द एसआई यूनिट इन दिस बुक, इस बुक में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन होगा एसआई यूनिट ही फॉलो किया जाएगा।
ओके। इन ऐसे यूनिट देयर आर 7 बेस यूनिट्स एज गिवन इन द टेबल 2.1। अभी हम 2.1 को अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है, उसे याद नहीं करेंगे, उसे ध्यान देंगे। ओके, बिसाइड द 7 बेस यूनिट, अब ध्यान रखो, बिसाइड द 7 बेस यूनिट देयर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड फॉर प्लेन एंगल डी थीटा, इसको डी थीटा हम पढ़ेंगे, क्लियर, एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डी एस टू द रेडियस आर एंड सॉलिड एंगल डी लेमडा। अभी इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले हम जस्ट देख लेते हैं कि 7 बेस यूनिट है, आसान हो गया, हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ 7 को आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ में 2 एडिशनल आपको और ध्यान में रखना है, वो है एक प्लेन एंगल के लिए और एक सॉलिड एंगल के लिए, है ना। और इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि रेशियो ये होगा, अभी हम उस पर आते हैं, इस पूरे पोर्शन को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन विद सिंबल RAD, इसके लिए रेडियन दे दिया गया है, और स्टर रेडियन दे दिया गया है इस एंगल के लिए। तो सबसे पहले वो 7 देख लेते हैं, फिर इन दोनों पे ध्यान देंगे तो चलो उसके बाद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले वो 7 यूनिट्स को देख लेते हैं और देखते हैं कि जो जो चीज़ पहले कहा गया है उसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर इसको हम पढ़ेंगे। ये जो 2 चीज़ दिया गया है उस पर हम आएंगे अभी डिटेल में, ठीक है। जस्ट पहले इस टेबल को देखते हैं वो 7 यूनिट क्या है, ठीक है। जैसे 7 यूनिट में सबसे पहला चीज़ लेंथ है, ध्यान रखना लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो है उसका नेम मीटर हो गया और उसका सिंबल स्मॉल m में दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मीटर, 1 मीटर का मतलब पता होना चाहिए और इंटरनेशनली हर जगह पे वो चीज़ होना चाहिए। तो 1 मीटर का मतलब क्या है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 बाय दिस सेकेंड। अब देखो, लाइट दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, अर्थ की बात हम करें तो अर्थ पे ही हम सब चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में चेंज नहीं होती है, मटेरियल में चेंज हो जाती है, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, नहीं कह सकते आप मुझे, नहीं तो आप जाके लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, उसमें बताया गया। तो यदि एक लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो उसमें सिर्फ, जब सपोज करो कि यहाँ से शुरुआत किया हमने लेंथ मेजर करना और वहीं तक लेंथ को मेजर करना है कि यदि t इक्वल टू 0 से t यदि हमारे पास 1/29979245 इतना सेकेंड तक के बीच में जो भी लेंथ होगा उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यही 1 मीटर होगा। और आपको पता है कि जो लेंथ होता है ये जो लाइट की स्पीड है वो फिक्स है, ठीक है। तो इतना सेकेंड में जो ट्रेवल करेगी वो फिक्स रहेगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके आपके पास में हर चीज़ का एक चीज़ दे दिया गया। जैसे मास है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसका केजी एक है, तो 1 केजी आपको पता होना चाहिए। तो किलोग्राम जो यहाँ पे दिया गया है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप 1 किलोग्राम का प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर रख दिया गया है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सीवियर्स नियर द पेरिस, फ्रांस में एक रखा गया है। इससे मिला हुआ एक सिलेंडर, उसको कह दिया यही 1 केजी है। अब सारी दुनिया इसी को 1 केजी कहना, क्लियर। तो उस तरह से पूरा बताया गया है, ठीक है। अब टाइम उसी तरह से, सेकंड, उसका नेम सेकंड है, सिंबल S से देते हैं। अब किसको 1 सेकंड कहेंगे उसके लिए एक एटॉमिक क्लॉक बनाया गया है, उसमें बताया गया। तो ये एक एक करके आप चीज़ों को पढ़िए, ये थियोरेटिकली हमें ज़्यादा बोर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इलेक्ट्रिक करंट है। ये पूरा मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ एकदम याद रहना चाहिए, लेंथ, मास और टाइम। इसको मीटर, केजी और सेकेंड में करते हैं। बाकी जाओगे तो इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब हम आएंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, मोल कहते हैं इसे, MOL मोल यूनिट है, 1 मोल का मतलब आपको पता है, और ये खासकर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी हो उसे कैंडेला कहते हैं, CD उसका यूनिट होता है, ये लाइट के मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है।
ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट बेस यूनिट है, चार्ज नहीं। तो यदि सपोज करो कि कोई कहता है कि चार्ज का यूनिट कैसे होगा, कैसे वो करोगे, तो चार्ज को हमें इन सब के चीज़ों, जितने भी बेस क्वांटिटी है उसके टर्म्स में पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे चार्ज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको किस किस को याद है कि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है? हाथ खड़ा करो। अब मैं देख तो नहीं सकता, पर ईमानदारी से जो भी खड़ा करेगा ठीक है, क्लियर। तो चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को आई इंटू टी कह सकते हैं, और आई इंटू टी जो हो गया, करंट बेस यूनिट है और टाइम भी बेस यूनिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा मेजर करेंगे, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। क्लियर, जिसको हम कूलम भी कहते हैं। तो यूनिट इस तरह से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर का है, मोल है, कैंडल है, तो इस 7 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक जो 2 एडिशनल जो हमारे पास है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि वो क्या है, और वो आपको मैथमेटिकली कहीं हर जगह पे न्यूमेरिकल में मिलता रहेगा, इसलिए हम उसको अभी ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे इन 7 के अलावा 2 यही है, 2 एक है प्लेन एंगल। जैसे सपोज करो कि यदि आप आर्क बनाए हो, ठीक है, आप यदि आर्क बनाए हो और ये आर्क एक राउंड सा ऐसा आर्क है, ठीक है, और ये भी यहाँ से इसका एक एंड पे हम गए तो ये भी आर है, और दूसरे एंड पे यहाँ पे आए हैं तो ये भी आर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल डी थीटा है, ठीक है, डी थीटा। एक्चुअली एक चीज़ मैं जस्ट बता दूँ, उसको ध्यान रखना, थीटा तक तो ठीक है कि एंगल 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री है, डी थीटा जैसे ही लिखते हैं तो वेरी स्मॉल एंगल होता है। क्लियर, वेरी स्मॉल एंगल। ये चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक एडिशनल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स में अप्लाई होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम स्मॉलर एंगल को इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल को डी थीटा कहेंगे। क्लियर, तो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल है तो यहाँ पर भी बहुत कम होगा, हमें फोटो बनाने के लिए बड़ा सा बता दिया है, तो ये डी एस यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, और ये एंगल डी थीटा है और ये आर है। तो डी थीटा जो डिफाइन किया जाता है वो डी एस बाई आर डिफाइन किया जाता है। ध्यान रखना, जो डी थीटा पूरा जो स्मॉलेस्ट एंगल है, जो इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल है, वो डी एस अपॉन आर के बराबर है। डी एस ये लेंथ हो गया और आर ये हो गया, ठीक है, और इसका यूनिट जो दे दिया गया है, इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, और इसे एक्चुअल में क्या नाम देते हैं, प्लेन एंगल। यही प्लेन एंगल, तो ये प्लेन एंगल, और उसका डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है कि प्लेन एंगल कैसा होगा। उसी तरह से एक दूसरा चीज़ होता है कोन। जैसे किसी भी पेज को आप ले लोगे और उस पेज को यदि आप फोल्ड करोगे कोन के फॉर्मेट में, आपने देखा होगा, यदि हम इस पेज को फोल्ड कर दे ऐसे कोन के फॉर्मेट में, यहाँ पे ऐसा कोन बना दे, ठीक है, ऐसे कोन बना दे, आपको दिख रहा होगा ऐसे, यदि ये कोन बना दिया गया तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल ये बन रहा है, ठीक है, देखो ये सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे। तो ये जो इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे, और इसका जो नाम हो गया, इसके एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे एक इस तरह का चीज़ होगा। तो इसके सामने क्या होगा, एक एरिया दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एरिया। ये एरिया को इसके चारों कॉर्नर से लाइन खींचो और एक पॉइंट पे मिला दो, इसके चारों कॉर्नर से उस एरिया के। तो जैसे ही कॉर्नर पे मिलाओगे तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा, और इस एंगल को हम नाम देंगे डी, ओम से सिंबल दे देते हैं, ये सॉलिड एंगल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये प्लेन एंगल था, ये प्लेन एंगल था, ठीक है, ये पहला, ये सॉलिड एंगल हो गया डी ओम। और इस सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया, तो इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल हमारे पास ये है, और अपॉन जो ये डिस्टेंस आ रही है, और इसका यूनिट क्या दे दिया गया है, स्टार रेडियन, ठीक है, और एस टी आर सिंपल लिख दिया जाता है, ठीक है, एस आर सिंपल लिख दिया जाता है, सिंबल एस आर से। बोथ ऑफ दिस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब पहले डायमेंशन का मीनिंग आपको पता चलेगा, तब डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता चलेगा। तो डायमेंशन अभी कमिंग टॉपिक में आएंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो ओम और जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है वो दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो गया। यहाँ पे
थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा है, और एडिशनल थोड़ा कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत है यहाँ पे पढ़ने की, वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं जो जो चीज़ यहाँ पे, तब मेजरमेंट ऑफ लेंथ है तो वहाँ पे जो एडिशनल होगा मैं आपको बताऊँगा। जैसे इस केस में सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज, कुछ जनरल यूज के लिए रखा गया है। जैसे टाइम के लिए आप बताइए यूनिट क्या है, सेकेंड, अभी हमने पढ़ा। लेकिन मिनट भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो मिनट एक्चुअली यूज किया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो उसमें कितने सेकेंड होते हैं। तो मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, या आप बहुत ज़्यादा यूज है। आवर्स भी टाइम का यूनिट ही है ना, लेकिन उसको सेकेंड में बदलना जरूरी है। तो आवर्स में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गए, तो कितने हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। उसी तरह से डे भी एक तरह से टाइम का यूनिट भी हो गया, ठीक है। एक दिन मैंने पढ़ा तो उसका मतलब मैं मानूंगा कि 24 आवर आपने पढ़ा, और इंटरनेशनली आपको बताना पड़ेगा सेकेंड में, 24 आवर इंटू 3600 करेंगे तो वो सेकेंड में आ जाएगा, तो 24 आवर तो इतना सेकेंड हो जाएगा। ईयर भी एक तरह से टाइम का ही यूनिट है। 1 ईयर में वाई से डिनोट करते हैं, इसमें 365.25 डे लिया जाता है, और 1 डे में आपके पास 24 आवर लिया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते करते आप जाओगे तो सेकेंड में इतना मिलेगा आपको, ठीक है। उसी तरह से डिग्री, जो अभी आपने एंगल देखा, यहाँ पे एंगल देखा, इसको यदि इन्फाइनेटली स्मॉल की बात ना करें, सिंपल ऐसे थीटा की बात करें, तो थीटा से हम बताते हैं। और अक्सर जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये यहाँ पे एंगल देखोगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल है वो डिग्री में तो मेजर नहीं किया जाता, मतलब ऐसा यूनिट उसका क्या है, रेडियन है। पर डिग्री मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, तो डिग्री मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, तो हमें रेडियन, जैसे 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ये जानना जरूरी है। तो एक्चुअली में ये π/2 रेडियन हो जाता है। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है, अभी जस्ट वेट करो थोड़ा सा। उसके बाद लीटर, लीटर एक तरह से वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम का मतलब जैसे आपके पास में यदि मैं ऐसा एक कोई चीज़ बना देता हूँ तो आप कहोगे कि इसमें हम पानी को भर सकते हैं, एक डब्बा टाइप का चीज़ बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा, यदि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का है, तो 1 मीटर क्यूब जो होगा, 1 मीटर क्यूब एक वॉल्यूम हो गया, यदि 1 मीटर हाइट विड्थ एंड थिकनेस ऐसा रखे तो, ठीक है। तो लीटर के फॉर्मेट में भी उसी को दिखाया जाता है, तो 1 लीटर को मीटर क्यू में बदलना जरूरी है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यू समथिंग में होगा, तो वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो ये वॉल्यूम हो गया। टन, एक तरह से ये मास का यूनिट है टन, लेकिन हमें पता है कि मास का यूनिट स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में क्या होना चाहिए, केजी, ठीक है, नॉट ग्राम, ध्यान रखना, केजी किलोग्राम होता है, ना कि ग्राम होता है। तो जो टन हो गया वो 10⁻³ केजी के बराबर हो गया, ऐसा यूनिट में हमें कंपैरिजन पता है, ठीक है। कैरेट आपने देखा होगा, सी, इसको 200 मिलीग्राम को हम एक कैरेट कहते हैं। बार, 0.1 मेगा पास्कल को हम बार कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रीफिक्स जो यूज किया जा रहा है, मेगा, किलो, मिली, ये सब चीज़ के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ये प्रीफिक्स के बारे में। ये 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल ऐसा यूनिट है किसका, प्रेशर का, ठीक है। उस तरह से क्यूरी है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विंटल केजी में होता है, 100 केजी को 1 क्विंटल कहते हैं। अक्सर आप व्यवसाय में ऐसा सुनते हो कि आलू 1 क्विंटल आ गया, इतना क्विंटल आ गया, ठीक है। बर्न है और एरिया है, हेक्टेयर है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस तरह से बहुत सारे जो यूज का है वो ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं यूनिट्स जो अभी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके उसे आना चाहिए कि उसका एसआई इक्विवेलेंट क्या है। जैसे एंगल में आप जानते होगे अक्सर डिग्री में ही बात करोगे आप, रेडियन में बहुत कम बात करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिग्री रेडियन में कन्वर्जन में क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम उसको भी अभी पता कर लेंगे। तो नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। जैसे मोल भी आपके पास में स्टैंडर्ड यूनिट था, आपने ऊपर देखा था कि जो मोल है उसका वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है मोल। कहाँ है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए, ठीक है, मोल बताया गया है।
अच्छा, इस पॉइंट को भी पढ़ देते हैं। द वैल्यू मेंशन हेयर नीड नॉट बी रिमेंबर और आस्क इन टेस्ट। ये आप ध्यान रखें कि जो भी ये ऊपर उसमें दिया गया है इसको जरूरी नहीं कि आपको याद करना है। नीड नॉट बी रिमेंबर और आस्क इन टेस्ट, टेस्ट में भी ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें घबराइए नहीं, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। तो दे आर गिवन हियर ओनली टू इंडिकेट व्हाट, इंडिकेट extent of accuracy to which they are measured. While progress in technology, the measuring technology get improved, leading to measurement with greater precision. The definition of base unit are revised to keep up with this progress. जैसे कहने का मतलब अभी आपने देखा कि 1 मीटर मैं किसको कहूँगा, ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आया कि हमें दिख रहा है कि जो स्पीड है वो मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम पे चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा क्वांटिटी हमारे पास आ जाता है कि ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, ठीक है। चाहे वैक्यूम में रहे, प्लास्टिक में रहे, वाटर में रहे, ये इतना सेकेंड में यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम उसको क्या स्टैंडर्ड मान लेंगे। तो ये कीप ऑन चेंज होते रहता है। अभी तक का आपको बताया गया है कि बेस यूनिट ऐसा होगा, ठीक है। ये नोट्स वगैरह भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छुपे रहते हैं, ठीक है। अभी हम इसके ये छोटे से स्टैंसर को इसको पढ़ लेते हैं और कुछ जो इसमें एडिशन चाहिए उस पर हम आएंगे। नोट दैट व्हेन द मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बताना जरूरी है। क्या 1 मोल ऑफ एटम ले रहे हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हो, क्या ले रहे हो 1 मोल, वो बताना जरूरी है। दीज एंटिटीज मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सच पार्टिकल। समझ में आ गया। जैसे 1 मोल क्या एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस, ऐसे करके हम उसको एंटिटी बताना जरूरी होता है। क्लियर है। बी इम्प्लाई यूनिट फॉर सम फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द 7 बेस यूनिट। बहुत सारे अपेंडिक्स में बताया गया है, उसको मैं अभी ओपन करके बताता हूँ उस बेस यूनिट से कैसे रिलेटेड है। सम डिराइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट आर गिवन इन अपेंडिक्स ए 6.1। अभी हम देख लेते हैं। Some SI derived units are given in the name appendix 6.2 and some derived SI units make use of these units with a special name and the 7 base units इतना these are given in appendix इतना। इसको हम देखते हैं जो यूज किया जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद कॉमन SI प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स आर गिवन इतना। इसको हम देखते हैं, जस्ट गाइडेंस के लिए चीज़ दिया गया है। इस अपेंडिक्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसमें से जो जो ध्यान आपको रखना है और जो बहुत बार यूज होता है उसको हम टिक करके बताएंगे। बाकी जैसे ये अपेंडिक्स का सेक्शन है जो दिया गया है, जैसे अक्सर ये बहुत सारे सिंबल को यूज किया जाएगा यहाँ पे, जैसे अल्फ़ा को यूज किया, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसे करके डेल्टा, एप्सिलन, जीटा, ईटा, थीटा, ये सब जगह पे यूज करता ही रहेगा, ठीक है। ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये लेमडा इम्पॉर्टेंट है, म्यू इम्पॉर्टेंट है, न्यू इम्पॉर्टेंट है, जाई इम्पॉर्टेंट है, पाई इम्पॉर्टेंट है, सिग्मा इम्पॉर्टेंट है, रो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाउ इम्पॉर्टेंट है, एप्सिलन ये यूज ज़्यादा नहीं होता, फाई इम्पॉर्टेंट है, जाई इम्पॉर्टेंट है, साई इम्पॉर्टेंट है, ओमेगा इम्पॉर्टेंट है। ये सब सिंबल बार बार कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। तो आप इसको ऐसा नहीं कि आज के आज आप इसको याद करके रखो तभी जाके सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास में कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं और ये फैक्टर क्या है उसको देखिए। कॉमन प्रीफिक्स, इसमें कौन कौन सा याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कहने का मतलब जैसे आप लिखते हो 1 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा आप लेंथ में यूज करते होगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 मीटर। तो या हम ऐसा कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर। तो इसका मतलब 10 टू द पावर जो 3 है, ये इतना ना लिख के इसका नाम हमने क्या दे दिया है, के दे दिया है, इसी को प्रीफिक्स कह दिया। क्लियर हो गया। तो ऐसा हर वो प्रीफिक्स आपको जानना है। तो जैसे आप देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किलो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डेका, हेक्टो, 10 टू द पावर 1 को डेका कहते हैं, 10 टू द पावर 2 को हेक्टो कहते हैं। किलो इंपॉर्टेंट है। मेगा इंपॉर्टेंट है, 10 टू द पावर 6 को मेगा कहते हैं। गीगा इंपॉर्टेंट है, गीगाबाइट आप देखते होंगे जो मेमोरी आता है, 10 टू द पावर 9।
टेरा इंपॉर्टेंट है, टेराबाइट का मेमोरी अब आना शुरू हो गया, तो 10⁻12 ये इंपॉर्टेंट है। ये सब अभी क्वेश्चंस में बार बार आएंगे, लेकिन जैसे पीटा हो गया, एक्सा हो गया, 10⁻15 को कहेंगे, 10⁻18 को एक्सा कहेंगे, ये सब ठीक है। जब जैसे कहीं लिखा नहीं ध्यान है तो ये अपेंडिक्स खोल लो, ठीक है, गूगल खोल लो, कुछ भी कर सकते हो। उसी तरह से इधर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आपके पास होगा सेंटी। सेंटी का मतलब 10⁻²। जैसे कोई कहता है कि 1 सेंटीमीटर है और इसको कितना मीटर कह सकते हैं, या 1 मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 मीटर है मतलब कितना सेंटीमीटर, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को इसलिए क्या कहना पड़ेगा, 1/100 मतलब 1/10⁻² मीटर, या 10⁻⁻² मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब 10⁻², क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। समझ में है ना। तो इसी को हम सेंटी कहना शुरू कर देंगे। उसी तरह डेसी 10⁻⁻1 है तो मिली इंपॉर्टेंट है, मिली 10⁻³ को कहते हैं, ठीक है। माइक्रो 10⁻6 को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नैनो 10⁻9 को कहते हैं। पीको 10⁻12 को कहते हैं। ये तीनों, ये यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये फेमटो है और ऑटो है, ये उतना ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 10⁻³ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड को यदि 1000 टाइम्स डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जो छोटा सा सेक्शन आएगा वो 1 मिलीसेकेंड आएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको प्रीफिक्स जानना जरूरी है जो वहाँ के टॉपिक में था, ठीक। ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप जस्ट नोट कर लेना अपने नोटबुक में। जरूरी नहीं कि आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब जरूरत पड़े आप इस पे आ जाइए। अब कुछ जैसे कुछ कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दे रखा है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो जैसे स्पीड ऑफ लाइट तो इंपॉर्टेंट है ही। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.0602 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जरूरी है। प्लैंक कांस्टेंट ज़्यादा नहीं आता, एवोगाड्रो नंबर आता रहेगा। गैस कांस्टेंट अभी जब देर है उस समय याद हो जाएगा, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, E/m रेशियो। तो ये सब चीज़ आपके पास है, आप इसको, आपके पास ये सारा अपेंडिक्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लें इसको, ठीक। फिर अदर यूजफुल कांस्टेंट भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे हीट को जूल में और इस सब में कहते हैं, इसको एक एक बार देख लीजिए। ये सब कन्वर्जन फैक्टर भी है, जैसे किलोमीटर को माइल में और ये सब, तो ये सबको आप एक एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना अभी के टॉपिक में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जैसे अभी जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि कुछ न्यूमेरिकल दिया जाए तो वो चीज़ को आप बहुत आसानी से बना सको, ठीक है। क्विकली हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं और जो एडिशन है उसको पढ़ते हैं। पहला, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, ठीक है। मेजरमेंट क्या है कि बेस से किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, और वो बेस को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय अ नंबर रहेगा और एक उसका यूनिट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जस्ट मैं समझाना, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों क्या, जैसे इस लेंथ को यदि मैंने 1 मीटर कह दिया, इसको यदि मैं 1 मीटर कह दिया, तो एक्चुअली इसी को तो हम 100 सेंटीमीटर भी कहेंगे। मतलब ये मेजरमेंट चेंज नहीं हुआ है, 1 मीटर कहो 100 सेंटीमीटर कहो बात बराबर है, सेम लेंथ है। बस हुआ क्या है, यूनिट बदल दिया हमने। यूनिट जब बदल दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक बदल गए। जैसे इसी लेंथ को, जो कि 1 मीटर है, मीटर में एक्सप्रेस कर रहे हो तो 1 मीटर है, और जब सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हो तो 100 मीटर हो गया। 100 न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गया। हम कहेंगे कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। गॉट इट। तो छोटा यूनिट यदि रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा सेम मेजरमेंट के लिए। क्लियर है। तो कहने का मतलब n
इनटू यू, ये कांस्टेंट होना चाहिए गिवन मेजरमेंट के लिए। तो n1 टाइम्स ऑफ u1 बराबर n2 टाइम्स ऑफ u2। मतलब यदि डिफरेंट यूनिट को यदि मैंने सेलेक्ट किया तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, चलो। फिजिकल क्वांटिटी आर इंटररिलेटेड विथ वन अनदर है। अब फंडामेंटल जो हमने जैसे कहा था, फिजिकल क्वांटिटी जितने भी है एक दूसरे पे डिपेंडेंट था, इसको अभी अभी हमने पढ़ा। उसके बाद किसको हम फंडामेंटल कहेंगे? द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल और बेस यूनिट, और जिसको डिराइव करते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। किसको हम फंडामेंटल कह सकते हैं? द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना है। जैसे मास को मैं कहूँ, मास को कहूँ कि इसको टाइम में बदल दो, नहीं बदल पाएंगे, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। मास, जैसे मैं कह रहा हूँ करंट को आप चार्ज और टाइम में बदल दो तो आपको आता है कि चार्ज अपॉन टाइम हमें से बदल सकता है। ऐसे मास और टाइम एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो भी फंडामेंटल बेस यूनिट होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। यदि डिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब डिराइव्ड हो गया, बेस कैसे कहेंगे? ओके। ऑल अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तभी हम उसको फंडामेंटल कह पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मैंने इस पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर दिया जो पढ़ा है आपने उससे वहाँ से। ठीक है। दूसरा था कि ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और बाकी 2 एडिशनल है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, रेडियन और एक्स्ट्रा रेडियन, जिसके बारे में हमने देख लिया था। और तीसरा इसमें मैंने वही कहा कि लेंथ, मास और टाइम जो है वो स्टैंडर्ड है। हालांकि जो भी एक्सप्रेस मैंने यहाँ पे किया है कि जरूरी नहीं कि फंडामेंटल में हम सिर्फ लेंथ, मास, टाइम ही ले, हम चाहे तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स को फंडामेंटल मान सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स में बाकी चीज़ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे करंट को फंडामेंटल माना गया, यदि मैं चार्ज और टाइम को मानता, टाइम ऑलरेडी था, चार्ज को मान लेता तो करंट उसमें एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन करंट को बेस यूनिट उसमें मान लिया गया और कहा गया कि चार्ज को एक्सप्रेस करो, उसको डिराइव मान लो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मान लिया गया है। और एक पॉइंट्स और याद होगा कि यूनिट का जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड जो है कि 1 kg इसे कहेंगे, 1 सेकेंड इसे कहेंगे, वो डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी क्या है। कुछ एडिशनल चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे इस चैप्टर में था। ये पार्ट मैंने आपको एक्सप्रेस करा दिया था। ये 7 क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, मास और उसका सिंबल, और ये प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ हमने यहाँ पे आपको बता दिया था कि रेडियन और एक्स्ट्रा रेडियन क्या होता है, लेकिन अभी जो मुझे थोड़ा सा एडिशनल हमें आपको बताना है वो कुछ चीज़ें ऐसा है और थोड़ा सा एक्सरसाइज है। ठीक है। एंगल मेजरमेंट का थोड़ा सा आपको बताना है, तो ये जी देख लो, जैसे ये अक्सर बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे। जैसे लेंथ में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर होगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। उसी तरह से 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर 1 म्यूएम ऐसे लिखेंगे 10⁻�6 मीटर। ठीक है। 1 मिलीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर का 10⁻³ मीटर, तो सबसे ज़्यादा यूज होगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब कि 10⁻² मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। उस तरह से मास वाले यूनिट में 1 माइक्रोग्राम 10⁻�6, ठीक है, ग्राम हो गया। और लेकिन केजी में होना चाहिए तो 10⁻⁹, क्योंकि केजी इसका ऐसे यूनिट है। मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, ग्राम जो हो जाएगा वो 10⁻³ केजी हो जाएगा। उसी तरह से टाइम का नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 10⁻�6 सेकेंड और मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, और एक टास्क भी आज के लिए जो रहेगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि एक यदि हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, यदि हमारे पास सर्किल है, एक सर्किल ले लेते हैं हम, एक सर्कल ले चलो इसी को ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाओ। चलो ये सर्किल को हम एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेते हैं, और यहाँ पे यदि सपोज करो ये सेंटर है और ये रेडियस r है। ठीक है।
आप जो जानते हो उस चीज़ को मैं पहले यूज करता हूँ। और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक एंगल आपको थीटा पूछा जाए तो आप उसको 90 डिग्री कहते हो, ठीक है, और ये आर पता रहता है। यदि कोई यहीं से पूछ लिया कि अच्छा चलो ठीक है, ये आपको पता चल गया, तो ये आर्क कितना होगा, ये आर्क कितना होगा, ये लेंथ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से कह दोगे कि सर ये दिख क्या रहा है, हमें 1/4 ऑफ होल आर्क दिख रहा है। पूरा पार्ट आपको पता है कि 2 पाई आर होता है, इसको 1/4 कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा एल, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा पाई आर बाई 2, ठीक है। ऑब्वियसली इसको यूनिट में ही लिखना रहे तो आपको पाई आर बाई 2 मीटर लिखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इस लेंथ का। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं रहेगा, आपको एक जनरल एंगल भी दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको ये चीज़ आना चाहिए लिखने। तो यदि जनरल एंगल दे दिया जाए तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, वो चीज़ के लिए मैं एक और ऐसा करता हूँ, एक सर्किल लेता हूँ और उसको जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज करके उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक। जनरलाइज क्या कि यदि आपको यहाँ पे ये आर दे दिया गया और यदि इन जनरल यहाँ पे ये थीटा है, डेफिनेटली ये आर होगा। और यदि आपसे कोई ये लेंथ पूछता है, ये वाला आर्क लेंथ पूछता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ को पूछता है आपसे, ये L, तो L इक्वल टू क्या होगा, तो आपको थीटा के डेफिनेशन से आना है। थीटा इक्वल टू क्या था, आपने देखा था, इस थीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं L बाई आर से, तो यहीं से हमारे पास में L इक्वल टू क्या हो सकता है, आर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आर थीटा। क्लियर। अब जरा सा एक काम करते हैं। सपोज करो कि यदि मैं इस लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया, ठीक, तो आपको ये लेंथ पहले से मालूम था कि क्या है, ये लेंथ आपको मालूम था क्या है, लेट्स से मैं इसको L डैश कह देता हूँ। और ये लेंथ जो अभी अभी आपने निकाला पिछले उसमें, कि ये एक्चुअली में 2 पाई आर अपॉन 4th पार्ट था, क्योंकि ऐसे ऐसे ये 4 लेंथ बन जाएंगे, ऐसे ऐसे 4 लेंथ बन जाएंगे, हमें पूरा पेरीफेरी पता है। इसको उल्टा भी हम सब चीज़ सोच सकते हैं। तो इसको हमने कह दिया था कि ये पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ आर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस एंगल को लेट्स से हम इसको थीटा डैश कहते हैं, थीटा डैश कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ को हमें आर इंटू थीटा डैश लिख देना चाहिए? ऐसा यदि लिख देना चाहिए तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा डैश जो हो गया वो पाई बाई 2 हो गया, जिसे आप 90 डिग्री कह रहे थे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पाई बाई 2 जो है ये भी एंगल है और 90 डिग्री भी एंगल है। एक्चुअली में दिस इज नथिंग बट रेडियन है, और इस ये उसको डिग्री में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। गॉट इट? ठीक है। तो आपको एक पेयर मिल गया कि यदि पाई बाई 2 रेडियन रहे तो हम उसको क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यदि सपोज करो कि मैं इसमें सिंपली दोनों ऐसे, यदि लीनियर ऐसा है, यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इन जनरल थीटा यदि डिग्री में दिया गया है और रेडियन में लिखना है, रेडियन में दिया गया है और डिग्री में लिखना है, तो क्या हमें कन्वर्जन फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये बहुत बार आपके पास आता रहेगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि इस दो चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना, पाई रेडियन है तो वो इक्विवेलेंट है 180 डिग्री का। ठीक है। तो इसलिए 1 रेडियन जो होगा, 1 रेडियन वो इक्विवेलेंट होगा 180 अपॉन पाई डिग्री का। क्लियर? तो इसलिए थीटा रेडियन जो होगा, थीटा रेडियन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 180 अपॉन पाई इंटू
थीटा जो रेडियन में लिखा हुआ था और जो आंसर आएगा, ठीक है, वो डिग्री में आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एग्जाम्पल इसमें हम यदि हम बनाए, एग्जाम्पल के लिए बनाए कि कोई कहता है कि π/2 रेडियन बराबर डैश डिग्री, तो हमें क्या करना है, 180/π इंटू, यही थीटा रेडियन में है दिया हुआ, π/2, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोई कहता है π/3 रेडियन का मतलब क्या होगा, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/3 जो है यहाँ पे उसमें 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप सारे अभी जो रेडियन में दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके लाना है। ठीक है, पाई रेडियन को कितना डिग्री में होगा, ये डैश डिग्री है, π/3 को, π/6 को, π/12 को, 2π/3 को, π/4 को, ये जितने भी है उसको किस में कन्वर्ट करके आपको लाना है, डिग्री में लाना। क्या है, आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे उल्टा देखते हैं, यदि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, सिंपल इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, π/180। ठीक है, इतना रेडियन के बराबर होगा, तो इसलिए थीटा डिग्री किसके कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, π/180 इंटू थीटा जो डिग्री में दिया गया है, ये पूरा चीज़ एक्सप्रेस किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा कि यदि मैं कहता हूँ, सपोज करो कि आपके पास में 90 डिग्री से लेते हैं कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो π/180 में क्या करोगे, डिग्री वाला पार्ट को रख दो 90, तो ये जो आएगा ये रेडियन में आ गया। ठीक है, सपोज करो कि मैं 120 डिग्री कहता हूँ, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 120, 6 2 जा 6, 2π/3 रेडियन। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, एक और SW ले लोगे। ठीक, एक और SW क्या लोगे कि जितने भी ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री में, उसको रेडियन में लिखना है, डैश रेडियन। 90 हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है, 210 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया। इसको क्या करोगे, सभी को रेडियन में कन्वर्ट करके लाओगे। ठीक है, अब एक थोड़ा छोटा सा चीज़ और हम जान लेते हैं। ठीक, जैसे उल्टा देखते हैं, जो हमने यहाँ पे सर्किल में देख रहे थे उसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से देखते हैं। जैसे अभी जो हमने देखा कि यदि हमारे पास में यहाँ पे सेंटर हो और यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल यदि ये थीटा बनता है, तो यहाँ पे आर्क लेंथ जो हो जाता है एल जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, आर थीटा के बराबर हो जाता है। अब सोचो ये पार्ट बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया, मतलब ये अभी दूसरे केस में यहाँ पे आया ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर किए, ऐसे किए तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ पे एंगल मेजर किए, ऐसे करते 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 सपोज करो कि यहीं पे आ गया, वापस यहीं पे आ गया, वापस यहीं पे आ गया, तो ये पूरा एंगल कितना कवर किया, आपको पता है 360 डिग्री कवर किया। तो 360 डिग्री रेडियन में कितना होगा, तो रेडियन में लाने के लिए आप क्या करते हो, रेडियन में लाने के लिए आप क्या करते हो, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2π। अब बताओ ये पूरा एंगल जो थीटा है, ये पूरा एंगल जो थीटा है वो मान लो थीटा डैश से, ये जो थीटा डैश है वो किसके बराबर आ गया, 2π के बराबर आ गया। तो ये पूरा जो लेंथ है
यहाँ से ऐसे करते 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 जो ये लेंथ है, ये लेंथ एल डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू थीटा डैश आर इंटू 2 पाई, जो कि आप जानते हो। इसका दूसरा तरीका देखने का हो गया, गॉट इट। ये अभी तक प्लेन एंगल था जो हमने आज पढ़ा था, प्लेन एंगल था, ठीक है। जरा सा मुझे बताओ कि एक आर्क जो है ये कंप्लीट कर लिया अपने पाथ को, ये थीटा जो है कंप्लीट कर लिया पाथ को, तो आपको एक सर्कल दिख गया, देखा। व्हाट अबाउट सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल में आपके पास, आपने देखा था कि हमारे पास में ये 4 कॉर्नर बन रहे थे, ये एरिया था, और इसके सामने में यहाँ पे एंगल बन रहे थे। सोचो इसको बड़ा करोगे तो एक और पूरा बड़ा एरिया आएगा। यदि मैं इस एरिया को खोलते 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 जैसे रोटेट कराने की कोशिश करूं, तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा के पूरा जो शेप लेगा, जैसे सर्किल ले लिया था वैसे एक स्फेरिकल शेप ले लेगा? सबसे शुरुआत में यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन था, ये यहाँ पे ऐसा पूरा एरिया था, ये पूरा ओपन होते 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 क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा स्फेयर ले लेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो ये एंगल था, ये एंगल को हम ओम से रिप्रेजेंट करते थे, और इसको क्या, इसका डेफिनेशन क्या था अभी बताओ। पहले याद करो कि जैसे थोड़ा सा कभी भी कोई भी चीज़ यदि ध्यान में रखना हो तो कोरिलेट करना मत भूलो। जैसे आप मुझे बताओ, जब यहाँ पे एंगल थीटा था, ये है एल और ये है आर, तो थीटा इक्वल टू आपने एल बाई आर करा था। ध्यान होगा कि यहाँ पे ये एल अपॉन आर था, यहाँ पे एरिया अपॉन व्हाट, हाँ, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो था वो पूरा एरिया था और अपॉन में आर स्क्वायर हो गया था। एक एक डायमेंशन यहाँ पे बढ़ गया था, हाँ या ना? देखो कहाँ पे पढ़े थे, आपने पढ़ा था यहाँ पे, अच्छा, ये पढ़ा ये, ठीक है, कि डी ए अपॉन आर स्क्वायर। हुआ क्या है, एक एक डायमेंशनली एक एक लेंथ और बढ़ गया है। यदि हम इसको ऐसे देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो ये जो पार्ट है वो लेंथ अपॉन आर था, तो लेंथ में एक और लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिल जाएगा, और नीचे का आर में एक और करोगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं अपने उस एक्सप्रेशन पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर है। अब आप सोचो कि यदि ये पूरा स्फीयर ऐसे बन गया, तो ये जो एरिया होगा वो कन्वर्ट होता होता क्या बन जाएगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये जो एंगल होगा ये कंप्लीट, एक यदि हमने इस स्फीयर को कंप्लीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई। तो जैसे सर्किल का पूरा एंगल, प्लेन एंगल 2 पाई होता है, स्फीयर का पूरा सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये यूज में आएगा। तो आज की क्लास का ये पार्ट रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इसमें सिर्फ इतना क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना और जो चीज़ है उसका कंक्लूड करके आप रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन पढ़ाता हूँ, और जो पीडीएफ, जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आप लोग क्या करना, आपको 3 काम करना है। अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ आपको इसके साथ में एक रिक्वेस्ट उसमें भेज देना है कि मुझे क्या चाहिए इस लेक्चर के लिए, आपको
PDF चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल है, ओके। और आपको यदि जो मैं PDF पढ़ाता हूँ वो लास्ट में मैं भेजूंगा, इसका पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, स्टडी मटेरियल। तो जो स्टडी मटेरियल है वो मैं सबसे लास्ट लेक्चर के लास्ट में भेजूंगा, अभी नहीं भेजूंगा, ठीक है, पढ़ाने का उसमें कंक्लूजन लिखते लिखते, ठीक है। तो ये PDF सेंड करने के लिए, और इसमें जो जो पोर्शन आप बना सकते हो वो पोर्शन को आप क्या करते रहोगे, बनाते रहोगे, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है। जैसे यूनिट आज पढ़ाया तो यूनिट से रिलेटेड एक जगह पे इकट्ठा क्वेश्चन है, डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो उस समय आएगा, एरर पढ़ाऊंगा उस समय आएगा, क्लियर, ठीक है। चलो, आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। बाय।